हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को स्वागत है आप सभी का RS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 8, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ CWSN। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। क्या है इसकी फुल फॉर्म CWSN की? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, आज हम अपनी ये यूनिट है ये कवर करेंगे। इससे पहले अपनी 7 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो यूनिट नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उन यूनिट को कवर जरूर करना, क्योंकि जो ये हमारी यूनिट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। हमारा ब्लॉक 3 चल रहा है अब, ठीक है, और ब्लॉक 3 के अंदर जो 4 चैप्टर हैं, हमारे 4 यूनिट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर वो अच्छे से समझ में आई है आपको 6th और 7th यूनिट, तभी आप 8th और 9th यूनिट को अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि पहले तो हम करेंगे अपनी इस क्लास में जो हमारी ये बुक है ना, प्रतीक शिवालिक सर की, ठीक है, इस बुक से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मुझे लगा कि हाँ इस बुक से हमें वो चीज़ या वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, वो मैंने NIOS से साथ में इंक्लूड कर ली हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे एक्स्ट्रा लगी कि हाँ हमें इन बातों का पता होना चाहिए, वो साइड में मैंने क्या कर रखी हैं, नोट्स के रूप में लिख रखी हैं, ताकि हमें दोबारा जब हम रिवीजन करें तो हमें दोबारा NIOS की तरफ ना भागना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा। तो पहले देखो कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो किसे बोलते हैं। अब ये तो बात कन्फर्म है कि हमने सीटेट एग्जाम के अंदर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या डिसेबल बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, जो ये हो गए हमारे स्वर्ण बाधित हो गए, या फिर आइज डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर, या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ये वाली चीज़ें हमने पहले क्या है कर रखी हैं सारे की सारी। ठीक है, और ये भी पता होता है कि स्वर्ण बाधित बच्चे कौन से होते हैं जिसको सुनाई ना दे। और फिर आइज डिसेबिलिटी है उसमें मतलब कि बच्चे को क्या होगा कि दिखाई नहीं देगा अच्छे से। और फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर मतलब बच्चे को चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। इतना तो बेस हमारा क्लियर है। ठीक है, और इस बेस को ध्यान में रखकर आज हम ये जो टॉपिक है ना उसको करेंगे। ठीक है, जो आपने पहले बातें सीटेट के अंदर पढ़ी हैं उन सभी बातों को दिमाग के अंदर लेके आना है। ये मत सोचना कि आज तक मैंने ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, मतलब पहले वाली बातों को रिकैप करते हुए आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो कौन से बच्चे होते हैं। इस पहले पता क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर हमने प्रतिभाशाली बच्चे भी पढ़ा हुआ है, मंद बच्चे भी पढ़ा हुआ है, और जो बुद्धू बिल्कुल मतलब लो लेवल पर आ गए उनके बारे में पढ़ा हुआ। ठीक है, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंदर हमें सृजनात्मक बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे जिनका IQ अच्छा होता है वो मतलब सब शामिल किए हैं हमने। ठीक है, लेकिन इस यूनिट के अंदर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर सिर्फ किन बच्चों के बारे में पढ़ना है, जो डिसेबल बच्चे हैं, जिन्हें स्पेशल नीड, स्पेशल केयर की, स्पेशल देखभाल की आवश्यकता है, उन बच्चों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जो स्पेशल नीड, विशेष जरूरत, बहुत सी परिभाषाओं वाला एक शब्द है। मतलब जो ये स्पेशल नीड है इसकी हम एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं दे सकते। इसका विस्तार मंद अधिगम से गंभीर संज्ञानात्मक विकलांगता, मतलब इसका जो विस्तार है ना, इसको विस्तार से हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे मंद अधिगम आराम से सीखने वाले बच्चे जो धीरे धीरे सीखते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, से गंभीर संज्ञानात्मक अक्षमता, गंभीर संज्ञानात्मक अक्षमता जिसको मेंटली प्रॉब्लम है वो वाले, जो मतलब सीख भी नहीं सकते। मतलब एक तो वो है जो मतलब प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, और एक वो है जो कुछ सीख ही नहीं सकते, मतलब वो सभी बच्चे इसके अंदर शामिल हैं। और आवधिक बीमारी, और क्या बोल रखा है कि भोजन एलर्जी या फिर विकासात्मक देरी, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर आती है, स्पेशल नीड के अंदर। अब यहाँ से देखो, एक बार मैंने जो ये वाला पॉइंट है ना 8.2 है जो यूनिट है, ये जो ये स्पेसिफाई पॉइंट है 8.2, इससे जो नई बात मतलब एक्स्ट्रा बात वो वाली क्या है जो इसमें नहीं लिख रखी, वो है कि शैक्षिक योग्यता के अंदर जो IQ लेवल है ना वो 70 या इससे कम होगा। शैक्षिक योग्यता कौन सी, मतलब जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं और उनकी जो शैक्षिक योग्यता मतलब उनकी जो पढ़ने की योग्यता है ना वो उनकी 70 से कम के लिए है, विशेष स्कूल की आवश्यकता होती है। मतलब जिस बच्चे का IQ लेवल
70 से कम है उस बच्चे को विशेष स्कूल के अंदर डालना जरूरी है, ये बात बोल रखी है। ठीक है, सीधी सीधी अपनी भाषा में देखें तो मतलब जिस बच्चे का जो IQ लेवल है वो 70 से कम होगा उसे स्पेशल नीड की जरूरत होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये दो वर्ड हैं बाधिता और असक्तता, ये देख ले पहले फिर ही आगे देखेंगे, सही समझ में आएगा। बाधिता का मतलब है जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, हमें कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, और असक्तता का मतलब है कार्यात्मक प्रॉब्लम, मतलब काम करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर शारीरिक प्रॉब्लम के अंदर मानो कि किसी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है। ठीक है, और असक्तता के अंदर उसका मतलब क्या है कि उसे काम करने, मतलब पढ़ाई लिखाई तो वो अच्छे से कर रहा है लेकिन वो चल नहीं रहा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उस बच्चे में क्या है, बाधिता है, ना कि असक्तता। दोनों वर्ड हम सेम है और इनको है ना एक ही जैसे मान लेते हैं और इनको ये सोच लेते हैं कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और दोनों का सेम ही मतलब है, लेकिन इनका सेम मतलब नहीं है। बाधिता का मतलब है फिजिकल प्रॉब्लम होना और असक्तता का मतलब है कोई भी नॉर्मल काम करने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, अब देखो ये दे रखी है इन्होंने, असक्तता की परिभाषा दे रखी है। जो WHO है ना, WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे उसके सेकंड जो हमारा पार्ट है बी पार्ट, उसमें कई ये वाले हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ है। वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनते, वो यहीं से उठते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, ये दे दिया तो हमें इसके बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में हमें। अब देखो WHO ने बोला है कि जो विकलांगता शब्द है ना ये परेशानियों में परिवर्तित होना चाहिए, मतलब विकलांग शब्द सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, ऑकवर्ड हाँ फील होता है विकलांग शब्द में, तो इसकी जगह इन्होंने क्या बोला कि इसकी जगह परेशानी शब्द यूज करना चाहिए कि उस बच्चे को उस चीज़ में परेशानी है। जैसे देखने, सुनने, संप्रेषण में, घूमने फिरने में, क्या बोल सकते हैं कि घूमने फिरने में बच्चे को क्या है, परेशानी है, ना कि ये बोले कि वो विकलांग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्ड इसको रिप्लेस करके परेशानी शब्द इन्होंने यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, और फिर बाधिता का मतलब है बाधिता कोई संरचनात्मक स्थिर नहीं है, मतलब जो बाधिता है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर कमी नहीं है, और असक्तता है वह कार्यात्मक अक्षमता है। ठीक है, और एवं विकलांग एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई एक सामाजिक असहायता है, मतलब विकलांगता का मतलब है कोई भी एक व्यक्ति स्वयं ये महसूस करे कि मैं ये काम करने में योग्य नहीं हूँ, तो वो क्या है, विकलांगता है। ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति की जो इंटरनल जो उसकी इच्छा होती है या बोले कि इंटरनल शक्ति है, वो उस चीज़ को उस व्यक्ति को ये फील नहीं होने देती कि तुम डिसेबल के अंदर आते हो। ठीक है, ये बात इसके अंदर बता रखी है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हम किस किस को बोल सकते हैं। अब देखो संज्ञानात्मक अक्षमता। संज्ञानात्मक अक्षमता का मतलब है कोग्निटिव डिसेबिलिटी, मतलब संज्ञानात्मक अक्षमता जिस बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम होती है, मतलब दिमाग से संबंधित जो जो समस्याएं होती हैं ना, मतलब सीखने में समस्या, जो चीज़ें हम अपने सोच समझकर तार्किक लॉजिकल रूप से करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हो तो उसे हम संज्ञानात्मक अक्षमता बोलते हैं। अब देखो जब किसी व्यक्ति के मानसिक कार्य अक्षमता और संचार, उसकी देखभाल करने और सामाजिक कौशल जैसे कौशल में कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं, मतलब कि जो मानसिक कार्य प्रणाली उसके अंदर बच्चे को संचार करने मीन्स कम्युनिकेशन के अंदर उसकी देखभाल करने में, सामाजिक कौशल जैसे मतलब कुछ जो हमारे समाज के अंदर हो गया या किसी और व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है या कोई और स्किल है जो लॉजिकल है उसको करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो संज्ञानात्मक अक्षमता के अंदर आती है। आगे देखो, वे सीमाएं एक बच्चे को एक सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत धीरे सीखने और विकसित होने का कारण बनेगी। कौन सी सीमाएं? अगर बच्चे के अंदर कोग्निटिव डिसेबिलिटी है तो वो और बच्चों की तुलना में बहुत ही धीरे सीखेगा और उसका विकास क्या है और बच्चों से कम होगा। ठीक है, आगे देखो, वर्तमान में जो संज्ञानात्मक अक्षमता है, कोग्निटिव डिसेबिलिटी है, का प्रयोग
मानसिक मंद मतलब मेंटल रिटार्डेशन, मतलब इसका जो यूज है ना संज्ञानात्मक अक्षमता के स्थान पर अब किसका यूज करने लगे, मानसिक मंदन शब्द का यूज करने लगे। मानसिक विकलांगता जैसे पुराने शब्दों को बदलने के लिए किया गया है। जो संज्ञानात्मक अक्षमता का प्रयोग, जो मानसिक मंदन शब्द हो गया या मानसिक विकलांगता हो गया, उनको रिप्लेस करके संज्ञानात्मक अक्षमता शब्द यूज किया गया है। क्योंकि ये वाले शब्द वही हैं, जैसे विकलांग बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है या थोड़ी बोले कि ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, वही सेम चीज़ इसमें बोला है कि मानसिक मंदन मानसिक विकलांगता जैसे पुराने शब्दों को बदलने के लिए किया गया है। शब्दावली में परिवर्तन विकलांग या अशक्तता जैसे शब्दों से जुड़े संबंध जैसे कलंक या वर्गीकरण के प्रभाव को हटाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इस बताया गया है कि किस लेवल में बच्चा कौन सी श्रेणी के अंदर, कौन से मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आता है। कुछ मानसिक अक्षीण बच्चे शिक्षणीय हैं, मतलब क्या बोल रखा है कि कुछ बच्चे मानसिक रूप से क्षीण हैं, मतलब कमज़ोर हैं, लेकिन वो शिक्षणीय हैं। शिक्षणीय का मतलब क्या है कि उन्हें हम सिखा सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, और जबकि गंभीर क्षीणता वाले अन्य केवल प्रशिक्षित हैं। मतलब क्या है कि उनको केवल ट्रेंड किया जा सकता है, जैसे बार बार वही चीज़ करवाकर और उनके दिमाग के अंदर कोई चीज़ सेट करना। इसमें क्या है कि हम बच्चे को पढ़ाकर बच्चा खुद की लॉजिकल कुछ लगा सकता है, खुद का दिमाग लगा सकता है, लेकिन इसमें बच्चे को सिर्फ मतलब क्या बोले कि सिखाया जाता है, मतलब तुम्हें ऐसे करना तो वो ऐसे ही करेगा, खुद का दिमाग यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात PYQ है भाई, इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि कुछ ऐसे वो नहीं बोल देते, फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है कि कुछ मानसिक क्षीण बच्चों की शिक्षणीय है, जबकि गंभीर शिक्षणीय बच्चे केवल क्या है, प्रशिक्षणीय है। ये ब्लैंक फिल करना था हमें, तो इसलिए स्पेशल बात लिख रखी है। अब देखो, जो मानसिक मंदन का जो IQ है उसका निर्धारण किया गया, उसका वर्गीकरण किया गया है। जो कम मानसिक मंद बच्चे हैं उसका जो IQ लेवल होगा वो 50 से 75 के बीच में होगा, और इन बच्चों को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान देकर। फिर है साधारण मानसिक मंदता। साधारण मानसिक मंदता के बच्चे आगे 35 से 50, ये है ना, ऐसे ध्यान रख लेना कि 50 से 70 हो गए और ये कितने हो गए, 40 से 50 हो गए, क्योंकि है ना ये हर एक वैज्ञानिक ने अलग अलग बता रखे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि साधारण मानसिक मंद बच्चे हो गए 35 से 50 के बीच में, और गंभीर मानसिक अक्षमता हो गई जो 35 से लेकर 20 के बीच में है, और गुड मानसिक अक्षमता हो गई जो 20 से कम है। ये मतलब ये वाले बच्चे क्या है कि कम जी सकते हैं, मतलब इनका जीवन काल ये मान के चले कि या तो 1 वीक या 2 वीक होता है, बस इतना ही इनका जीवन काल होता है। ठीक है, एक बार इनको ध्यान से देख लेना, याद करने की चीज़ है ये अपनी। अब देखो, जो संज्ञानात्मक अक्षमता वाले बच्चों में स्मृति की समस्याएं, मतलब याद रखने में प्रॉब्लम होगी, जागरूकता की समस्याएं होंगी, अवेयर नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ के प्रति, समस्या समाधान करने में परेशानी होगी, भाषीय परेशानी होगी जो समझने में परेशानी उत्पन्न करेगा, और लिखित और मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति दोनों में समस्याएं हो सकती है। ठीक है, अब देखो संज्ञानात्मक अक्षमता, इससे ऊपर देखो, हाँ ये उसमें दे रखा था कि जो संज्ञानात्मक अक्षमता बच्चे के अंदर होती है तो उसका जो साइंटिफिक रूप से मतलब क्या रीज़न है, उन्होंने बोला है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर जो 23वां पेयर गुणसूत्र होते हैं, इनके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में अच्छे से कर लिया था, अगर आपने ना देखी है तो वो ज़रूर देख लेना। जो 23वां गुणसूत्र है वो अच्छे से नहीं बन पाता, जिससे बच्चे के अंदर कौन सा डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, और एक और होता है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा, अब पटाऊ सिंड्रोम, उसके अंदर जो 13वां गुणसूत्र है ना वो सही से नहीं बन पाता। डाउन सिंड्रोम के अंदर तो 23वां गुणसूत्र नहीं बन पाता अच्छे से, और पटाऊ सिंड्रोम के अंदर 13वां गुणसूत्र अच्छे से नहीं बन पाता, इनको ध्यान रखना। अब ये देखो, जो संज्ञानात्मक अक्षमता होने के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं दे रखे, लेकिन सीधी सी बात है अभी हमें संज्ञानात्मक अक्षमता के बारे में पता लग गया कि क्या होती है, तो उसका हम होने के कारण भी पता लगा सकते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो इसीलिए इस बुक में नहीं दे रखी, सिर्फ वो बातें दे रखी हैं जो मतलब कि हमें NIOS मतलब नॉर्मल बातें
जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या हमने पहले पढ़ रखी हैं, या हम उस क्वेश्चन को पढ़कर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं हमारे, उसके ऑप्शन को पढ़कर हम उसको एलिमिनेट अच्छे से कर दें। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें इस बुक के अंदर नहीं दे रखी। अगर किसी को डिटेल समरी करनी है एक बार शुरू में, तो भाई वो एक बार NIOS जरूर कवर कर लेना। अब देखो, संज्ञानात्मक अक्षमता होने के कारण क्या है। फर्स्ट तो दे रखा है कि संक्रमण व उन्माद, मतलब एक्स रूबेला नाम की बीमारी होती है। ठीक है, सिफिलिस हो गई, इनसेफेलाइटिस हो गई, मेनिंजाइटिस हो गई, ये कोई संक्रमित बीमारी है। ठीक है, और ये एक से दूसरे के अंदर हो जाती हैं। इनके नाम याद रख लेना बस, जैसे एक्स रूबेला हो गई, सिफिलिस हो गई, इनसेफेलाइटिस हो गई और मेनिंजाइटिस हो गई। ठीक है, ये 4 बीमारियों के नाम हैं, इनको याद रख लेना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी संक्रमण बीमारी है, कौन सी नहीं है, या फिर सीधा यही क्वेश्चन बन जाएगा कि संज्ञानात्मक अक्षमता के अंदर कौन सी बीमारियों के कारण ये संज्ञानात्मक अक्षमता होती है। तो 4 हैं हमारी, इनको याद रख लेना, एक्स रूबेला, सिफिलिस, इनसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। ठीक है, और एक संज्ञानात्मक अक्षमता होती है सदमा व शारीरिक कारण होना, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर माँ को कोई ऐसा झटका लग जाए, किसी की डेथ का या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो इससे भी बच्चे में संज्ञानात्मक अक्षमता आती है। ठीक है, जन्म के दौरान, बाद में, या जन्म के दौरान या बाद में कोई घटना होना। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना इसको। अगर जन्म के दौरान या बाद में कोई एक प्रकार का अगर माता को सदमा लगता है या कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस चीज़ को एनोक्सिया बोलते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी सदमा लगना, उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, और उपापचय पोषण का मतलब है सही से पोषण ना लेना। फिर है कि सकल मस्तिष्क रोग, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ट्यूमर नाम की बीमारी होती है, अगर वो है तो उससे भी क्या हो सकती है, मानसिक संज्ञानात्मक अक्षमता हो सकती है। गुणसूत्रीय अक्षमता, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया और मनोविकार हो गया। ठीक है, अब ये आगे देखो, आगे है अपना श्रवण और वाचन संबंधी जो अक्षमता है, वो कैसे बच्चे के अंदर आती है, और किस बच्चे को हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर श्रवण अक्षमता है या वाचन अक्षमता है। श्रवण अक्षमता का मतलब है सुनने में प्रॉब्लम, और वाचन अक्षमता का मतलब है कि बोलने में प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, इन्होंने बोला है कि श्रवण दोष का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का श्रवण विकार, मतलब या तो उसको कम सुने या बिल्कुल भी ना सुने, वो क्या हो गए, श्रवण विकार हो गए। जबकि बाधिता का अर्थ है कान के माध्यम से भाषाई वाचन में भेदभाव करने की अत्यधिक अक्षमता, मतलब कान के माध्यम से बच्चे को जो किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है ना, उसके अंदर भेदभाव करने की, मतलब मान के चलो कि किसी बच्चे को लैंग्वेज समझ नहीं आती, मतलब अगर उसके सामने 2 व्यक्तियों ने कुछ बोला, तो वो ये नहीं पता लगा सकता कि कौन से व्यक्ति की कौन सी आवाज़ है। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फ़ोन पे यही नहीं पता लगा सकते कि कौन बोल रहा है, जिससे डेली रूटीन में बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी आवाज़ पहचानने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि भाषाई वाचन में भेदभाव करने में अक्षमता होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इसको बधिरता बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बधिरता बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये तो हमें पता है कि स्वर्ण दोष का मतलब है सुनने में प्रॉब्लम, लेकिन बधिरता का मतलब हमें नहीं पता। पता क्या है, हम ये स्वर्ण दोष और बधिरता दोनों चीज़ों को ये सोच लेते हैं कि समान चीज़ें हैं, समान बात है, लेकिन माइनर सी जो इनके अंदर डिफरेंस है वो क्या है कि बधिरता के अंदर जो बच्चा है वो कम्युनिकेशन, जो उसकी भाषा है उसको जो अलग नहीं कर सकता, मतलब पहचान नहीं कर सकता भाषा के। आगे देखो, आमतौर पर एक व्यक्ति को बहरा माना जाता है, जबकि कम से कम 90 डेसिबल सामान्य, जो हमारी सुनने की अक्षमता होती है ना, वो 90 डेसिबल होती है। और ध्वनि को किस चीज़ में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। अगर उस व्यक्ति को जो सुनने की हमारी अक्षमता 90 डेसिबल होगी, उसका 5 से 10 गुना तेज तक सुनाया जाए और फिर भी उसको ना सुने, तो फिर समझा जाता है कि वो बच्चा क्या है, स्वर्ण बाधित है। ठीक है, और बधिरता के मुख्य कारण,
बधिरता के मुख्य कारण क्या है? अनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकती है, दुर्घटना या बीमारी हो सकती है। अब देखो, अब हमने साथ के साथ ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ हर एक वीडियो में कि अगर आपको कोई नई चीज़ मिल रही है NIOS के अंदर, या वो साइंस की हो या SS की मतलब पॉलिटिकल की हो हमारी, या ज्योग्राफी की हो, तो उसको साथ के साथ में कवर करते चलो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट साइकोलॉजी से अलग बनते हैं तो वही वो यहीं से बनते हैं। अब इसके अंदर आया कि 90 डेसिमल, तो हमने एक साइंस के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा भी कौन किस लेवल तक सुन सकता है, ठीक है। तो वो टॉपिक साथ में ही अब यहाँ पर कवर करके चलते हैं। वो टॉपिक क्या है कि जो ध्वनि है, ध्वनि की आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। और ये जो 0 Hz से लेकर, हर्ट्ज है ये, 0 Hz से लेकर 20 Hz तक ये अश्रव्य है, जिसे हम नहीं सुन सकते, ठीक है। हम नॉर्मल इंसान हैं, इस चीज़ को हम नहीं सुन सकते। इसको कौन सुन सकता है? ये जो ध्वनि होती है ये होती है भूकंप की, भूसंकलन होता मतलब मिट्टी का कटाव, पृथ्वी मतलब कहीं से धंस जाती है नीचे, उसको भूसंकलन बोलते हैं। प्राकृतिक आपदा, तो ये वाली चीज़ें किसे सुनाई देती है? कुत्ता या मवेशियों को ज़्यादा सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि कुत्ते हैं वो भूकंप वगैरह या तेज आंधी आने से पहले भौंकने लग जाते हैं, और जो जानवर भी हैं वो भी क्या, आवाज़, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना, 0 Hz से लेकर 20 Hz तक हम नहीं सुन सकते, मतलब अश्रव्य ध्वनि होती है। फिर 20 Hz से लेकर 2000 Hz तक, हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। मानव के सुनने की जो अक्षमता है वो कितनी है? ये क्वेश्चन बार बार बना हुआ है भाई। पेडागोजी के अंदर ना बना तो साइंस के अंदर तो लगभग हर बार बनता ही है कि ये बोले कि किस Hz तक मानव सुन सकता है? 20 Hz से 2000 Hz तक, हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। और फिर आती है 20,000 Hz से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, इसको बोलते हैं प्राश्रव्य, ठीक है। इसे भी हम नहीं सुन सकते। इसे कौन सुन सकता है भाई? इसे चमगादड़ सुन सकते हैं, फ्लाइंग फॉक्स सुन सकती हैं, डॉल्फिन सुन सकती है, कुत्ता और बिल्ली सुन सकते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना, और साथ के साथ में अपने ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं वो क्लियर करते रहना। अब देखो, वाचन दुर्बलता। वाचन दुर्बलता का मतलब है स्पीच इम्पेयरमेंट, मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से बच्चा नहीं कर पाता। वाचन बाधिता का विस्तार अभिव्यक्ति की समस्या या आवाज की शक्ति से पूर्ण आवाज विहीनता, पुराने स्वरभंग या हकलाहट, मतलब ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? वाचन दुर्बलता के अंदर आती है। मतलब या तो पिंच अच्छी नहीं होगी आवाज़ की, या फिर हकलाहट होगी आवाज़ में, या फिर अपने खुद के ही जो इंटरनल विचार हैं वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकेगा बच्चा, ठीक है। और वाचन परेशानी के अगर होगी बच्चे में तो किस किस वजह से होती है? वो सेरेबेलम पॉलिसी के अंदर, जो हमारी मेंटली प्रॉब्लम होती है ना, दिमाग की कुछ सेरेबेलम पॉलिसी, जो हमारा माइंड होता है। अब ये देखो, हमारे सामने क्या आ गया कि सेरेबेलम पॉलिसी आ गई, तो मतलब इस वर्ड से आपको जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर हमारा, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 मस्तिष्क होते हैं, उन तीनों के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए भाई, ठीक है। मेरा तो यही है कि अगर ये चीज़ साथ में करते चलें तो अगर बाई चांस इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी ने 2022 के PYQ देखे हों तो उसमें पेडागोजी के अंदर साइंस के क्वेश्चन बने हुए हैं, पॉलिटिकल के बने हुए हैं अलग से, ठीक है, कहीं कहीं ज्योग्राफी के बने हुए हैं। तो भी मुझे तो ये लगता है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कहीं से उठाए गए। हम बोलते हैं कि पेडागोजी के अंदर साइंस डाल दी, या हम बोल रहे कि संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, तो भाई वे क्वेश्चन इसी से बनाए गए हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो इन चीज़ को साथ के साथ भाई प्लीज़ क्लियर करते रहना। स्वर्ण बाधिता और मस्तिष्क चोट से संबंध भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, वाचन परेशानियों से पीड़ित होने पर नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर बच्चा सही से क्या अपनी बात नहीं रख सकेगा तो उसका जो समाज के अंदर क्या बोलते हैं, समाज के अंदर उसका जो घुलना मिलना वो है अच्छे से नहीं हो पाएगा बच्चे का, खासकर बड़े बच्चों में, ठीक है। क्योंकि जो और बच्चे हैं वो उसको अपने साथ नहीं रखना पसंद करेंगे, उसके साथ अच्छे से नहीं खेल लेंगे, बातें नहीं करेंगे, तो बच्चे के अंदर क्या है, समाजीकरण की भावना है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। अब देखो, नेक्स्ट चीज़ है हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट। इसके अंदर क्या है कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है, और उन बच्चे जो प्रकाश देख सकते हैं लेकिन किसी आकार को नहीं, उन बच्चों के लिए जिन्हें प्रकाश की कोई अनुमति नहीं, मतलब ये चीज़ रहने दो। इसका मेन मतलब ये है कि दृष्टि बाधिता के अंदर वो चीज़ है कि बच्चे सिर्फ ये देख सकते हैं कि
उनको मतलब ब्लैक या वाइट दिखाई देता है। अगर उनके सामने प्रकाश आ गया तो उन्हें थोड़ा सा ये दिखाता है कि भी हाँ लाइट सी है कुछ, और या फिर उनको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है, उसको दृष्टिबाधित बोल देते हैं। या कुछ ऐसे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, या फिर वो लेंस की सहायता से बच्चे देख सकते हैं। अलग अलग टाइप बता रखी है, दृष्टिबाधिता की भी, स्वर्ण बाधिता की भी, वाचन बाधिता की भी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर बोल रखा है कि एक बच्चे को कानूनी रूप से अंधा तब बोला जाता है जब उसकी दृश्य अक्षमता, दृष्टि की तीक्ष्णता 20/200 हो या सुधार के बाद भी बुरी हो, तो उसकी दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री से कम होता है, तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि बाधिता बोलते हैं। सुधार के बाद भी जो उसका जो एंगल है ना वो 20 डिग्री से कम ही बने तो उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि बाधित बच्चा बोल देते हैं, ठीक है। अब जो दृष्टि बाधित बच्चा होता है उसमें 3 तरह के, मतलब आइज से संबंधित 3 तरह के रोग बताए हैं इन्होंने। कौन से, जो दृष्टि बाधिता है भाई वो विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। अब विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है वो आपको पता होने चाहिए। अब देखो विटामिन ए से इन्होंने, विटामिन ए से नहीं, मतलब जो आइज से संबंधित बीमारी क्या क्या है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आइज से संबंधित बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, जो आंख के अंदर जो हमारी नस होती हैं, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक सी नस, उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होने से हमारा जो रेटिना है उसको नुकसान पहुंचता है। किसके अंदर, ग्लूकोमा के अंदर। और मोतियाबिंद है ये भाई ज़्यादा एज होने के बाद होता है, आँख के अंदर वाइट वाइट सा दाना बन जाता है, ठीक है। और दृष्टि बाधिता हो गई। और एक आपको पता होगा कि ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इनको भी कवर कर लेना। जो निकट दृष्टि दोष है उसके अंदर दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है, ठीक है। और फिर आ गया दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के अंदर निकट का दिखाई नहीं देता और इसके अंदर उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट है, मतलब जिसके अंदर निकट दे रखा है, मतलब निकट दृष्टि दोष, उसको तो दूर का दिखाई नहीं देता, और जिसको दूर दृष्टि दोष दे रखा है उसको पास का दिखाई नहीं देता, ठीक है। और इसमें तो जो दूर दृष्टि दोष है इसमें तो अवतल लेंस लगता है, और निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस लगता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है भाई, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें साथ में कवर करते रहना। आगे है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, गति प्रेरक बाधिता। अब देखो, एक गति प्रेरक बाधिता शरीर की एक स्थिति है, मतलब गति प्रेरक बाधिता का मतलब है फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब फिजिकली कोई कार्य करने में जो प्रॉब्लम होती है उसको लोकोमोटर इम्पेयरमेंट बोलते हैं। जो बच्चे विद्यालय में सामान्य प्रगति से रोकता है, जो बच्चे को विद्यालय के अंदर जो नॉर्मल प्रोग्रेस होती है उस चीज को भी क्या करते हैं, रोकते हैं, जैसे कि औसत बच्चे करते हैं, ठीक है। और विभिन्न अयोग्यताओं को नियंत्रित करने के लिए उन पर पार पाने के लिए विशेष ध्यान और विशेष उपकरण देने की आवश्यकता है। जैसे मान के चलो कि किसी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है तो उसे व्हील चेयर देना, ठीक है। और व्हील चेयर देंगे बच्चे को तो उसे ऊपर नीचे आने जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज से बच्चे के क्या है, जो उसके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आ ही जाती है बच्चे में, ठीक है। तो ये वाली नॉर्मल बातें तो हमें सभी को पता है, तो इसमें सिर्फ वो बातें दे रखी हैं जिसका हमें एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। विभिन्न योग्यताओं को नियंत्रित करने के लिए तो हमने देख लिया। अब देखो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसके अंदर क्या क्या आती है, ये आ गई ऑर्थोराइट्स। ऑर्थोराइट्स क्या होता है, ऑर्थोराइट एक गठिया रोग बोलते हैं इसको हम हिंदी में। इसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में सोजिश या जोड़ों में अंदर दर्द रहने लगता है। किसके अंदर, ऑर्थोराइट्स एक बीमारी है उसमें। फिर है पर मस्तिष्क पक्षघात, सेरेबेलम पॉलिसी भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेरेबेलम पॉलिसी सुनते ही हम मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर लगाएंगे, लेकिन इन्होंने सेरेबेलम पॉलिसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर डाल रखी है। मेरुरज्जु चोट, ये सेरेबेलम पॉलिसी कब होती है, प्रसव के समय या जन्म से पहले, उपचार संभव नहीं है। मतलब क्या है कि अगर ये बीमारी प्रसव के समय, मतलब प्रेगनेंसी के समय हुई है या जन्म से पहले हो चुकी है बच्चे के अंदर, तो इसका इलाज संभव नहीं है। अगर जन्म के बाद हुई है तो कहीं ना कहीं इसका हम इलाज करवा सकते हैं। जो मेरुरज्जु चोट हो गई
सिर की चोट हो गई, पर मस्तिष्क चोट हो गई, आघात हो गया। ये आगे देखेंगे, ये 3 टाइप के आघात होते हैं भाई। आघात मतलब कि झटका कुछ टाइप बोल सकते हैं हम। पर मस्तिष्क हानि हो गई, पार्किंसन हो गई। जो पार्किंसन है ना, ये बुढ़ापे के अंदर होती है भाई बीमारी। ठीक है, आजकल ये जवानी में बच्चों में देखने में, मतलब अडल्ट बच्चों में भी देखने को मिलती है। कौन सी? पार्किंसन बीमारी। ये जैसे कंपन होती है ना शरीर के अंदर। पार्किंसन बीमारी क्या होती है? जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र, और जो हमारा माइंड है, उन दोनों के अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। मतलब दोनों एक साथ काम नहीं करते। मतलब सोचता कुछ है बंदा और करता कुछ है, और इसकी वजह से उसके अंदर क्या आती है, हाथों में या पाँव में कंपन आ जाती है। ठीक है। और एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बीमारी होती है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर हमने कितने 4-5 बीमारियों के बारे में देखा है। कौन सी? आर्थराइट, CPL, सेरेबेलम पॉलिसी, मेरुरज्जु चोट, और आघात के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, और पार्किंसन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, एक बार साथ में ही देख लेते हैं आघात के बारे में हम। ये आघात 3 प्रकार का होता है। आघात कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? थ्रोम्बोसिस। कौन सा? थ्रोम्बोसिस के अंदर खून का जमना, मतलब अच्छे से खून नहीं जम पाता थ्रोम्बोसिस के अंदर। और विटामिन, कौन सा? विटामिन के खून के जमने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। सॉरी, विटामिन ई है। कौन सा? विटामिन ई। और हेमरेज। हेमरेज का मतलब है मस्तिष्क ऊतक में रक्तस्राव, उच्च रक्तदाब से संबंधित। मतलब जो मस्तिष्क के अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छे से काम ना करे तो उसको हम हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज बीमारी होती है। थ्रोम्बोसिन भी एक बीमारी होती है। और इम्बोलिज्म, एक बड़ा धक्का, टूटना और धमनी को अवरुद्ध करना। मतलब क्या है कि इम्बोलिज्म क्या है कि एक ऐसा बड़ा धक्का, कई बार ये बोलते हैं ना कि नस फट गई किसी की। ठीक है, तो वो उसी के अंदर आता है कि एक बड़ा धक्का जो धमनी की अवरुद्ध रोकना, या फिर ये बोल ले कि ऐसा धक्का लग जाता है कि नस चलना बंद हो जाती है, काम नहीं करती। जो ब्लड है उनके अंदर, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो अच्छे से काम नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? उस बीमारी को इम्बोलिज्म बोलते हैं। तो 3 प्रकार की बीमारी है जो आघात के अंदर, जो मतलब या ज़्यादा खुशी में या ज़्यादा दुख के अंदर होती हैं ये चीज़ें। कौन सी? थ्रोम्बोसिस, हेमरेज और इम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस, हेमरेज और इम्बोलिज्म। और हाँ, ये एक और चीज देखो भाई, साथ में क्या लिख रखा है कि जो ये आर्थराइट्स रोग है ना, आर्थराइट्स रोग जिसे गठिया रोग बोलते हैं, जोड़ों के अंदर क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। इसको क्रोनिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब इसका नया नाम क्रोनिक सिंड्रोम की वजह से भी ये रोग होता है। जो आर्थराइट्स रोग है या गठिया रोग है वो क्रोनिक सिंड्रोम की वजह से होता है। इसको ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब देखो, बहुबाधिता का मतलब है कि एक से ज्यादा इम्पेयरमेंट, एक से ज्यादा चीज की क्या होना? दिक्कत होना। यह पता लगाना सामान्य है कि एक अकेले प्रकार की बाधिता का जो कुछ भी कारण है वह अन्य का भी कारण है। मतलब कि अगर एक बच्चा किसी चीज में क्या है कि उसके अंदर बाधिता है, अगर फिर उस बाधिता की वजह से बच्चा जो अन्य कोई भी काम है वो नहीं कर पा रहा, उस चीज का क्या है? उस चीज के भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं? रीजन होते हैं। ये आपने सुना होगा कि जो लोग जन्म से ही बहरे होते हैं ना, तो बहरा मतलब क्या है कि वो सुन नहीं सकता, और फिर गूंगा मतलब कि वो बोल भी नहीं सकता। अगर कोई बच्चा जन्म से बहरा है तो सीधी सी बात है भी वो गूंगा भी क्या होगा? पक्का होगा। तो इससे क्या पता चला कि हमें एक अकेले प्रकार की बाधिता, मतलब हमें पता लगा कि बच्चा बहरा है, छोटा बच्चा 2-3 महीने का बच्चा, या मतलब 1 वीक का बच्चा भी है ना, तेज जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम क्लैप करते हैं उसके पास या तेज आवाज से वो प्रतिक्रिया दिखाता है, या तो रोने लगेगा या हंसने लगेगा। लेकिन हमें इसी स्टेज में पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ सुन नहीं रहा। ठीक है, फिर जैसे जैसे बच्चा 1-2 महीने का होता है तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा, अजीब तरह की आवाज निकाल रहा है, तो उस चीज का हमें पता लगेगा कि बच्चा एक प्रकार की बाधिता है। मतलब बहरापन उसको गूंगा बनाने में क्या कर गया? उसका कारण बन गया। ठीक है, बाधिता एवं अंधता एक सामान्य रूप से चिह्नित समुच्चय है।
ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है कि अगर कहीं ना कहीं डीफ है ना बच्चा तो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो मधुमेह रोग है वो अंधता का कारण बनता है। अगर मधुमेह रोग हो जाता है तो उससे अंधता आ जाती है, मतलब अंधापन हो जाता है। ठीक है, ये रोग आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब है कि अधिगम असक्तता। अधिगम असक्तता का मतलब है कि कुछ भी सीखने में प्रॉब्लम, जैसे कि अधिगम असक्तता स्थितियों की एक विपरीत समूह में से कोई एक है जो तंत्रिका तंत्रीय उद्भव पर विश्वास रखता है, जैसे स्वर्ण, दृश्य, स्थानीय सूचना, ये दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा कोई भी नई चीज सीखने में क्या करता है, प्रॉब्लम महसूस करता है। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अनुवांशिक हो सकते हैं, जन्म के बाद कोई दुर्घटना, सिर पर चोट हो गई, ये ठीक है, ये कारण हो सकते हैं इसके अंदर। अब देखो ये वाली बात आगे आई हुई है जो ऊपर लिख रखी है, आगे देखेंगे ये ठीक। संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार। संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विज्ञान का मतलब है जो इमोशनली और बिहेवियर में डिसऑर्डर आते हैं वो वाले। ये है ना बच्चों में, मतलब जो बाल्यावस्था के अंदर होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अंदर महसूस की जाती है। इमोशनल का मतलब है कि बच्चे जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को फील करने लगते हैं। और बिहेवियर का मतलब है कि मतलब किसी के साथ तो बिल्कुल अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बिल्कुल चिड़चिड़ा सा व्यवहार रखते हैं। ये वाली चीजें किसके अंदर होती हैं, किशोर अवस्था के अंदर होती हैं। फिर ये है कि इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। कि सीखने में कठिनाई होगी, जैसे बौद्धिक स्वेदी एवं स्वास्थ्य कारकों द्वारा समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा ये वाली चीजें, बौद्धिक और जो उसकी कोग्निशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो चीज जुड़ी है वो अच्छे से बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। साथियों और शिक्षकों के बीच संतोषजनक पारस्परिक संबंध, मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाएगा। सामान्य परिस्थितियों में अनुचित प्रकार का व्यवहार, मतलब है तो नॉर्मल सी स्थिति और वो बिल्कुल मतलब ये बोलने की बिल्कुल अजीब ही तरीके से बोल रहा है बच्चा, तो वो वाली की क्या चीज होगी, बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गया। दुख व अवसाद तनाव की एक सामान्य व्यापक मनोदशा। ठीक है, मतलब अगर कोई दुख है या अवसाद है तो उसके अंदर सीधी सी बात है, बच्चा जो बिहेवियर करेगा, जो इमोशन होंगे ना उसके, वो या तो ये होंगे कि बच्चा के कुछ फील ही ना हो, और या फिर ये होंगे कि वो ऐसा दिखा दे कि मतलब उसको फिर संभालना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, बच्चे जो गोद लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये लाइन देखो, बच्चे जो गोद लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस लाइन का अगर एक लाइन पढ़े ना तो कुछ मतलब समझ में नहीं आता इसका। बच्चे जो गोद लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से देखो अलग, वेटेड चिल्ड्रन का मतलब है वे बच्चे जो गोद लिए जाते हैं, मतलब जो हमारे आश्रम वगैरह हो गए या बोले कि अनाथ बच्चे हो गए, वे बच्चे सोचते हैं कि हमें गोद लिया जाए। हिंदू बच्चों को केवल हिंदू गोद ले। वेटेड चिल्ड्रन का एक रूल है आश्रम के अंदर, अगर कोई हिंदू बच्चा है तो उसे कोई हिंदू ही गोद लेगा, मुसलमान बच्चा है तो उसे कोई मुसलमान ही गोद लेगा। ठीक है, वेटेड चिल्ड्रन वे वाले हो गए। फिर इन बच्चों के लिए है ना एक ICDS प्रोग्राम चला रखा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब सभी बच्चों को एक साथ समग्र बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है जो पोषण पर विशेष प्रकाश डालता है। मतलब कोई बच्चा क्यों सोचेगा, वो मान के चलो कि बाल आश्रम के अंदर रह रहा है और फिर भी ये बच्चा ये सोचे कि मुझे कोई गोद ले लेते हैं ना कोई गोद, वहां से बच्चा, अगर किसी के पास बच्चा नहीं है तो वहां से गोद ले लेते हैं। तो बच्चे के अंदर ये बात कब आती है, जब उसको अच्छे से खाने पीने और रहने के लिए चीज़ें ना मिले। तो इस चीज़ के लिए एक संस्था बनाई है ICDS, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को क्या करती है, बच्चों के पोषण से संबंधित उन पर क्या डालती है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, प्रारंभिक पहचान, मूल्यांकन और हस्तक्षेप, मतलब जो जिस भी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है या कोई भी कमी है तो उसका पता हमें प्रारंभिक पहचान, मतलब कैसे पता चलेगा, उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, और उस चीज़ के अंदर हस्तक्षेप का मतलब है कि उस चीज़ के अंदर हम कैसे उनकी सहायता करेंगे, ये वाली चीज़ है। तो जो
माध्यमिक बाधाओं और समस्याओं की गंभीरता को रोकने में मदद करती हैं। जो हस्तक्षेप है वो जो माध्यमिक बाधाएं हैं बच्चे के अंदर और जो समस्या की गंभीरता, अगर मान लो कि कोई बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको हम सुलझाएंगे नहीं, उसका साथ नहीं देंगे तो वो चीज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वे सर्वोत्तम संभव जीवन जीने के लिए आवश्यक विशेष सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा जीवन दिया जाए ताकि वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी सके, इसीलिए उन्हें विशेष सहायता क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल के अंदर व्हील चेयर दे दी जाती है, या फिर आजकल देखा होगा कि बच्चों की आइज टेस्ट हर तीसरे महीने स्कूल के अंदर करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये सरकार इस चीज़ के प्रति अवेयर कर रही है, अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है ताकि उसको अलग से सहायता दी जा सके और उसका जो विकास है वो अच्छे से हो सके। बचपन के विकास में देरी के लिए कुछ चेतावनी संकेत दे रखे हैं। चेतावनी संकेत मतलब अगर बच्चा देरी से विकास कर रहा है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तेज आवाज़ के प्रति अगर कोई बच्चा प्रतिक्रिया ना करे तो मतलब हमें उस बच्चे के प्रति ध्यान देना चाहिए कि ये जो हम आवाज़ें हो रही हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा। अपने हाथों से न खोज पाना और वे अपने हाथों को अपने मुंह में नहीं डाल पाते, मतलब कुछ बच्चे के हाथ इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपने हाथों से अपने मुंह को नहीं खोज पाते, अपने हाथों को अपने मुंह के अंदर नहीं डाल पाते। ठीक है, और वस्तुओं का उनकी आंखों से अनुसरण न करना, उनका जो सिर है वो ध्वनि की ओर न मोड़ना, ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और इसी से हमें पता लगेगा कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। खिलौने तक नहीं पहुंचना या उसे नहीं पकड़ पाना, अंग या तो बहुत सख्त है या बहुत ही कोमल होना, बिल्कुल कमज़ोर होना या बिल्कुल सख्त होना। अपने शरीर को दूसरी ओर की अपेक्षा एक घुमाना पसंद करना, मतलब एक ही करवट में बच्चा ज़्यादा रहता है, दूसरी तरफ लेता ही नहीं, तो ये भी एक कमी के अंदर आ जाती है। छोटी वस्तुओं को नहीं उठा सकता, अनाड़ी है, अक्सर गिर जाता है, लगातार लार टपकना, अन्य बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। आगे देखो, आकलन और मूल्यांकन। विकलांग बच्चों की पहचान के बारे में हमने देख लिया, अभी उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। अब देखो, आकलन और मूल्यांकन ये है कि मूल्यांकन बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों का निर्धारण करने में मदद करता है। जो आकलन है, असेसमेंट है, उससे हम इसमें बता रखा कि आकलन करने के बाद हम बच्चे की क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं बता रखा कि आकलन करना कैसे है, ये बता रखा है कि विकलांग बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे और फिर उनकी हेल्प कैसे करेंगे। तो व्यक्तिगत ज़रूरतों को निर्धारण कर सकते हैं, हमें पता लग गया है कि किस बच्चे के अंदर कौन सी क्या है कमी है, तो उसका क्या कर सकते हैं, हम निर्धारण कर सकते हैं। बेहतर स्कूल समायोजन और प्रदर्शन, अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे के अंदर कोई कमी है या डिसेबल है तो उसे हम अच्छे स्कूल के अंदर डालेंगे। विभिन्न पेशेवर बच्चों के विकास में विभिन्न क्षेत्रों का आकलन करते हैं। ये अलग पॉइंट है कि जो विभिन्न लोग हैं ना वो अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करते हैं। जैसे कोई माँ है तो उसके बच्चे का आकलन कैसे करेगी, अच्छे से बच्चा आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, या ये बोले कि दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, या फिर उसकी जो किसी भी कोई नया पर्सन आता है उसके प्रति उसकी जो या बोले कि अट्रैक्शन बोल ले, या उसको देख के कोई प्रतिक्रिया नहीं करा, माँ क्या करेगी, इन चीज़ों के प्रति ध्यान देगी। लेकिन उन्होंने बोला है कि कोई भी एक मनोवैज्ञानिक है ना, अगर वो बच्चे का आकलन करेगा तो वो उसकी कोग्निटिव एबिलिटी का आकलन करेगा कि उसकी माइंड किस टाइप का है, वो कैसा बच्चा है, वो कैसा बनेगा। लेकिन एक जो शिक्षक है, एक टीचर है, वो बच्चे का आकलन उसके सीखने के कौशल का आकलन करेगा कि वो अच्छे से क्यों नहीं सीख रहा है, अगर वो इतना अच्छा सीख रहा है तो कैसे सीख रहा है, मतलब ये वाली चीज़ें, मतलब इतना ध्यान रखना। जो मनोवैज्ञानिक है वो बच्चे के संज्ञानात्मक अक्षमता के बारे में आकलन करेगा और जो शिक्षक है वो सीखने के कौशल में आकलन करेगा। अब प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि लाइक एक प्रकार की हेल्प बोल सकते हैं हम इसके अंदर। अर्ली इंटरवेंशन शब्द स्थिति के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विशेष जरूरतों वाले बहुत छोटे बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं का संदर्भ करता है। मतलब बहुत ही छोटे से बच्चों को स्थिति के प्रभाव का मतलब है जो बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो उसको सहायता दी जाती है वो क्या है, अर्ली इंटरवेंशन है।
जैसे वाइगोत्स्की ने बोला है MKO मोर नॉलेजेबल अदर, कोई और पर्सन उसकी सहायता करता है, उसने उसको क्या बोला, MKO बोल दिया। लेकिन इन्होंने उसको बोला है EI अर्ली इंटरवेंशन। तो है ना, कई बार क्वेश्चन में ये दे पूछ लेगा कि अर्ली इंटरवेंशन क्या है, प्रारंभिक हस्तक्षेप। तो मतलब हमारे दिमाग में अगर हमने पढ़ रखा है, अगर दिमाग में कहीं है तो क्लिक करेगी ये बातें कि अर्ली इंटरवेंशन होती क्या है। अगर हमने ये चीज़ ना पढ़ी है तो प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब हम कुछ और ही सोच लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ऑप्शन भी आपको पता है कैसे आते हैं DSSB के अंदर। सेवाओं में वाणी, शारीरिक या व्यावसायिक चिकित्सा थेरेपी शामिल हो सकती है और इसे घर या कार्यालय में प्रदान किया जा सकता है। मतलब अगर बच्चे की हेल्प ही करनी है तो वो चाहे फिर शारीरिक हो या व्यावसायिक हो, कुछ भी हो, या तो उसको घर में प्रदान करेंगे या उसके स्कूल में या कार्यालय में। मतलब हेल्प करनी है बच्चे की, कहीं भी जरूरी है वहाँ उसकी हेल्प की जाएगी। हस्तक्षेप स्कूल आधारित हस्तक्षेप या घर आधारित हस्तक्षेप हो सकता है। मतलब बच्चे की स्कूल में भी हेल्प की जाती, देखो जो व्हील चेयर है ना, ये तो है नहीं बच्चे को स्कूल के अंदर दी जाती है, घर पे भी तो दी जाती है बच्चों को, तो ये बड़ी बातें हैं। अब है विकलांगता कानून और उसकी नीतियाँ। मतलब जो विकलांगता कानून हमारा आया था उसकी क्या क्या नीतियाँ हैं। तो समाज के सभी सदस्यों के मानव अधिकार समान है, सभी नागरिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक रूप से क्या है, सभी के अधिकार समान है। कानून के कार्यान्वयन से अर्जित अनुभव के प्रकार में एक नए अधिनियम के द्वारा बदलने के लिए अशक्त व्यक्तियों को, यही बस इतना ध्यान रखना कि जो विकलांगता कानून और नीति का जो अधिनियम आया था वो 1995 के अंदर आया था, और इसमें बोला था कि सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। अब देखो विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं इसके लिए सम्मेलन करवाए गए। सम्मेलन लाइक कैसे, 2 प्रकार की संस्थाएं बनाई गई। एक संस्था तो वो जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समितियां बनाती हैं, ठीक है। विकलांग व्यक्ति के जो अधिकार हैं, लाइक मान के चलो कि कोई बच्चा विकलांग है तो उसको किसी भी एग्जाम के अंदर 30 मिनट ज़्यादा दिए जाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो गया, बच्चे का उसका अधिकार हो गया। नॉर्मल बच्चा 6 से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन डिसेबल बच्चा 6 से 18 साल तक क्या करता है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये वाली क्या बातें हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति। तो इसी समिति ने ये वाली चीज़ें क्या कर रखी है, डिसाइड कर रखी है। साथ में ये भी पढ़ा होगा कि 40% से अगर ज़्यादा बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है तभी उसको इन चीज़ों का फ़ायदा दिया जाता है। तो ये इन सभी चीज़ों का निर्धारण इस समिति ने किया है। फिर है एक है कार्यान्वयन के निगरानी के लिए। मतलब क्या है कि जो इन्होंने ये रूल वगैरह बना दिए तो इन रूल का अच्छे से पालन हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, कार्यान्वयन के निगरानी के लिए स्थापित की गई है। और है कि जो ये कार्यान्वयन का संबंध है ना, मतलब कि ये ध्यान रखना कि जो ये हमारी समिति बनाई गई है ये अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। ये राज्य स्तर की पार्टियां, मतलब हर एक राज्य की अपनी अलग अलग क्या है समितियां, अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा, मतलब कि जो यूनाइटेड यूएनओ है उसके अंदर 13 दिसंबर 2006 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर ये बात बोली थी, कौन सी, कि जो मुख्य जो कार्यान्वयन के जो उत्तरदायित्व है ना वे राज्य के अलग होंगे और जो कोई यूटी है उसके अलग होंगे। और फिर 30 मार्च 2007 को क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए थे और ये बात लागू हो गई थी। फिर आप हमें एक चीज़ ये पढ़ने को मिलेगी UNCRPD क्या है। तो UNCRPD है यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मतलब कार्यान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य और प्रांतीय सरकार का है, ये बात इसके अंदर बोल रखी है। और इसी के अंदर जो हमारी क्या बोलते हैं राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, उसके अंदर जो विषय डाले गए हैं वो इसी संस्था ने डाले थे कि किस चीज़ के अंदर कौन सी वाली चीज़ें शामिल होगी। राज्य जो सम्मेलन की अभिपुष्टि करते हैं वे आर्टिकल वैधानिक रूप से सम्मेलन के मान को आदर करेंगे। मतलब जो राज्य इस चीज़ को अपनाएगा वो चीज़ जो आर्टिकल के अंदर लिखी गई वो उस चीज़ को मानेंगे प्रत्येक राज्य, ठीक है। और भारत में अशक्तता को
राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। मतलब जो डिसेबिलिटी है उसको राज्य सूची के अंदर, अगर किसी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है तो उसकी सारी जिम्मेवारी, उसका संपूर्ण विकास करना राज्य सूची के अंदर आता है। ठीक है। और जो UNCRPD है, इसी संस्था ने बोला था कि समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को डाला जाए, समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को डाला जाए कि जिसके अंदर केंद्र का ज़्यादा क्या हो, केंद्र और राज्य दोनों का क्या हो, सहयोग हो। अब इसको करने से पहले एक बार आप ये चीज़ें देखो, जो अशक्त लोग हैं इनके अधिकारों का बिल पारित हुआ था 2011 के अंदर। प्रस्तावित बिल अशक्त लोगों की समानता को मान्यता देता है। मतलब जो अशक्त लोग हैं उनको समानता, मतलब समान सारे अधिकार दिए जाएं, उस पर बल देता है। एवं अशक्तता अध्ययन केंद्र NALSAR, ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है, NALSAR यूनिवर्सिटी लॉ ऑफ के द्वारा तैयार किया गया। ये यूनिवर्सिटी है किसकी, लॉ ऑफ, मतलब जो अधिकार वगैरह देते हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया था, बताया था कि जो अशक्त लोगों के अधिकार हैं वो बिल नंबर जो 2011 में पारित किया गया उसमें बताया गया था कि किस व्यक्ति के कौन से अधिकार हैं, कहाँ उसको बेनिफिट मिलेगा, कहाँ कहाँ उसे अपने अधिकार के वो अपनी मांग कर सकता है अधिकारों की। ठीक है। और जो ये यूनिवर्सिटी है ना, ये आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है भाई। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की क्या ये यूनिवर्सिटी है। अब ये वाली चीज़ें देखो, अशक्तता व्यक्ति अधिनियम 1995, मतलब जो 1995 के अंदर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम आए थे, वो 1995 के अंदर आए थे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बता रखी है कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है तो किस रीजन से हम उसको डिसेबल बोलेंगे। जैसे 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के अंदर शामिल की गई थी। कितनी, 7 प्रकार की। और अधिगम में प्रयुक्त शर्तों की कानूनी परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट लिख रखी है। और ये कानून, मतलब जो आर्टिकल आया था उस, ये जो एक्ट आया था उसके अंदर सेम टू सेम ऐसे ही लिखी गई है कि अंधता, निशक्तता का अर्थ है अंधता। अंधता मतलब दृष्टि बिल्कुल नहीं, अंधता का मतलब है कि बिल्कुल ही नहीं देख सकता। कम दृष्टि का मतलब है कि उपयुक्त सहायक उपकरणों के साथ किसी कार्य को करने में सक्षम व्यक्ति। ठीक है। कुष्ठ रोग का मतलब है कि उपचारित लेकिन हाथों या पैरों में संवेदना का न होना, साथ साथ हाथ और पलकों में संवेदना का अभाव एवं आंशिक पक्षघात, मतलब कि जो अपना न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसका अच्छे से काम न करना। स्वर्ण बाधिता का मतलब है बातचीत की आवृत्ति 60 या अधिक डेसिबल की स्थिति होना, मतलब इस लेवल पर बच्चा नहीं सुन सकता। और गति प्रेरक अशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है कि हड्डी के जोड़ों की या मानसिक अक्षमता जिससे अंगों की गति अच्छे से न हो पाए, उसे गति प्रेरक अक्षमता बोलते हैं। और मानसिक अक्षमता के अंदर मानसिक विकार शामिल हो गया। और मानसिक मंदता का मतलब है दिमाग के रुके हुए अपूर्ण विकास की स्थिति शामिल है। ठीक है, ये वही वाली बातें बस रिपीट कर रखी हैं। विकलांग व्यक्ति को चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित, मतलब जो विकलांग व्यक्ति होता है उसको जो चिकित्सा प्राधिकरण है वो उसको कब ये बोलती है कि भाई हाँ, आपको जो डिसेबल बच्चे को जो भी सहायता दी जाती है वो आपको मिलेंगी, वो तब मिलेंगी जब वो 40% अशक्तता से पीड़ित होगा, तब उसको वो क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। सरकार उन पदों की पहचान करेगी जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ये आरक्षण 3% से कम नहीं होगा। मतलब क्या है कि जैसे EWS को 10% आरक्षण दिया गया है जॉब वगैरह के अंदर, तो वही इन्होंने बोल रखा है कि 3% से कम आरक्षण हम नहीं दे सकते, जिनमें से 1% नीचे उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति के लिए आरक्षित होगा। 1% तो पक्का उनको दिया जाएगा। किस चीज़ में, अंधता या कम दृष्टि है, स्वर्ण दोष है, बाधिता है, गति प्रेरक अशक्तता है, या मस्तिष्क पक्षघात है। 80% या 1 से अधिक निशक्तता, मतलब या तो 80% किसी के अंदर डिसेबिलिटी है या 1 से ज़्यादा कमी है वाले व्यक्ति को गंभीर निशक्तता वाला व्यक्ति माना जाता है।
और सरकार उनके लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव करेगी। मतलब वो फिर सरकार के अंडर आ जाते हैं। सरकार उनके खाने पीने का, रहने का सारा चीज़ खर्चा फिर सरकार वहन करेगी अगर उसके अंदर 80% डिसेबिलिटी है और या फिर एक से ज़्यादा बीमारी है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो भी आज की वीडियो में हमने 8th यूनिट में डिसेबल बच्चों के बारे में सारी चीज़ें जानी। और ये वाली चीज़ें हमने सीटेट लेवल पे भी नहीं पढ़ी। ठीक है, और NIOS की ये सीरीज हमारी चली हुई है और ये बुक हमारी किसकी है, प्रतीक शिवालिक सर की बुक, हम ब्लू बुक है ये वाली ये कर रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।